राहुल गांधी ने कुछ महीनों पहले मोहब्बत की दुकान खोली थी, पर यह नहीं पता था कि दुकान में नफरत का इतना सामान भर लिया है कि शोकेस से गिर पड़ेगा, पूरा काउंटर ही फैल जाएगा। दुकान में सनातन विरोधी इतने आइटम भर रखे थे कि अब संभाले नहीं संभल रहे हैं। शटर तोड़कर फुटपाथ तक आ रहे हैं। सनातन डेंगू है, मलेरिया है, सनातन HIV एड्स है, समाज पर कलंक है, इसे मिटाना ही होगा। हिंदू धर्म देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तिलक लगाने वाले धोखेबाज हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। हिंदू धर्म का कोई ठिकाना ही नहीं है कि कहां पैदा हुआ, किसने बनाया। तुलसीदास तो फ्रॉड थे, रामचरितमानस फाड़ देनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये वो सारे डायलॉग, सारे आइटम हैं जो मोहब्बत की दुकान के इन सेल्समैनों ने पिछले 10 दिनों में पेश किए हैं। उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, पूनमुड़ी से लेकर प्रियंक खरगे, स्वामी प्रसाद मौर्य, जगदानंद सिंह, चंद्रशेखर यादव। रेस लगी हुई है कि सनातन का कौन कितनी बड़ी गाली देता है। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। स्टालिन और राजा पर 3 FIR भी दर्ज हो चुके हैं। तीसरी FIR आज मुंबई में दर्ज हुई है। लेकिन INDIA अलायंस के ज्यादातर बड़े नेता इन बयानों पर मौन साधे बैठे हैं। बीजेपी खोद कर पूछ रही है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि वो जितनी गालियां खाते हैं उसे अपना टॉनिक बना लेते हैं। अब यही महारत उनकी पार्टी ने भी हासिल कर ली है। सनातन के अपमान पर बीजेपी ने आज फिर INDA अलायंस को घेरा। DMK के मंत्री पोनमुडी का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि ये इंडिया अलायंस हिंदू विरोधी गठबंधन है जो सनातन को मिटाने के लिए बना है। यह भी आरोप लगाया कि साजिश के पीछे सारा दिमाग सोनिया गांधी का है। लगे हाथ बीजेपी ने राम को काल्पनिक बताने, राम मंदिर में रोड़े अटकाने, हिंदुत्व को ISIS जैसा बताने और स्वास्तिक चिन्ह को हिटलर का निशान बताने जैसे पुराने किस्से भी ताजा कर दिए। और अंत में कहा कि चुनाव आने दो, हिंदू वोट बैंक इन सबका मजा चखाएगा। उदयनिधि के पिताजी यानी बड़े स्टालिन ने भी जवाब दिया है। कहा है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सनातन पर बखेड़ा खड़ा कर रही है, पर लोग नहीं भटकेंगे। तो आज की बहस में जानेंगे कि क्या वाकई सनातन के खिलाफ कोई साजिश है, और अगर सिर्फ सियासत है तो चुनाव में ये किससे सूट करेगी। यानी मोहब्बत की दुकान में सनातन से नफरत का सामान कैसे है। கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसी विषय पर बैठक होने वाली है. அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட हिम्मत किसकी जो सनातन को मिटा दे. कण कण में यहाँ सनातनी है. மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் स्टिग्मा இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. क्या शक्ति का उपासना करना डेंगू के समान है? क्या भगवान की पूजा करना ये कोरोना है? धिक्कार है, धिक्कार है. Does not treat you like humans is not a religion, so it's as good as a disease. ईश्वर को याद करते हुए हमारे बुजुर्गों ने हमारे ललाट पे तिलक लगाया. हमने इस देश को बर्बाद किया. I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. जब से एंटोनियो माइनो इस देश में आई हैं, एक साजिश के अंतर्गत इस देश में हिंदू विरोधी गतिविधि चल रहा है. तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें जाति वर्ग विशेष को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां की. ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस. जिस प्रकार के घृणक शब्दों का प्रयोग श्री रामचरितमानस के लिए उपयोग कर रही है समाजवादी पार्टी, ना कहे तो भला, जिह्वा पे नहीं आ सकता. इस देश में कोई एंटी हिंदू नहीं है, और जो अपने आप को राजनीति में हिंदुत्ववादी मानते हैं, अभी कोई सिर्फ हिंदुत्ववादी नहीं है. आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा, बताएगा कि मेरा औकात क्या है.
लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, हिंदू धर्म का न कभी बाल बांका हुआ था, न कभी बाल बांका होगा और न कभी हिंदू धर्म मिटेगा। तो आज इसी पर बात करेंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग सनातन का इतना विरोध कर रहे हैं, क्या वो जानते भी हैं कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, लेखक हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ संघ के विचारक भी हैं। मेरे साथ सारिका पासवान है, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल की, प्रणय अजमेरा है, नेता है एनसीपी शरद पवार गुट के। और आज बैठक चूंकि शरद पवार जी के घर चल रही है, इसीलिए हमने प्रणय अजमेरा को खास तौर पर रखा हुआ है। इससे पहले ये भी एक बात आई कि सनातन विरोध का आपने कहा कि ये सब जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। सारिका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बता सकती है मुझे सनातन है क्या, जिसका इतना विरोध कर रहा है आपका गठबंधन? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, सनातन सत्य है और वो सत्य जो अनंत और शाश्वत चलने वाला सत्य। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी क्या सत्य में विश्वास भी करती है। वो तो असत्य बोलने वाले लोग हैं, वो तो सत्य को मानते ही नहीं। उन्होंने तो हमेशा से ही देश को झूठ बोल करके, असत्य बोल करके, जुमलेबाजी के बल पे उन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित करके उन्होंने लोगों से वोट लिए और वो सत्ता में आई। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग खुद को सनातन कहते हैं, हिंदुत्व के रास्ते पे चलने वाले कहते हैं, देखिए कहते हैं हमारे साधु और संतों को देव आत्मा माना जाता है और हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से रावण ने साधु के भेष में आके माता सीता का हरण किया था और किस तरीके से उन्हें राम जी ने उनका वध किया, भगवान ने उन्हें माफ नहीं किया, तो वो भी हमने देखा। और आज जिस तरीके से कुछ लोग जो है सनातन और हिंदुत्व के नाम पे साधु और संतों की वेशभूषा में देश की जनता को लूट रहे हैं, एक अलग राह चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये तो सनातन कहीं से भी नहीं हो सकता। अच्छा सारिका जी, आपने अपनी बात कही, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इतना शानदार आपके पास ज्ञान है तो आप ये बात चंद्रशेखर यादव को समझा देती, जो लगातार सनातन का अपमान कर रही हैं। ये बात आप जगदानंद सिंह को बता देती। लालू जी खुद गए थे अभी सिद्धि विनायक मंदिर, खुद टीका लगा के आए और टीका लगाने वाले दुनिया को जो है गुलाम बना रहे हैं। गजब। सारिका जी, ज्ञान दीजिए ना, एक फोन लगाइए चंद्रशेखर यादव जी को, बताइए उनको कि रामचरितमानस का विरोध मत करिए, बताइए ना। सारिका जी, मुझे खुशी होगी आप लगाएं फोन एक चंद्रशेखर यादव जी को और उनसे पूछें। मैं तो चाहता हूं आप फोन लगाएं और उनको बताइए सनातन है, बताइए चंद्रशेखर यादव जी को, बताइए जगदानंद सिंह जी को, बताएंगे आप? नहीं देखिए दीपक जी, जो लोग सनातन के आड़ में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की आपकी सब बात मान ली, मैंने आपको सब बात मान ली। मैं तो कह रहा हूँ सारिका जी, इतने अच्छे विचार हैं तो आपको समझाना चाहिए ना ये बात कि सनातन क्या है, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं है सनातन क्या है। जगदानंद सिंह को समझाइए ना, चंद्रशेखर यादव जी को समझाइए। बरगला के वोट लिया था और आज 3-3 किलो के राशन के लंबी लाइनों में खड़ा कर दिए, जिन्होंने सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे देश के लोगों से वोट लिया था। उनके मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है। अरे दीपक जी, आप मुझे जवाब दीजिए ना, सनातन आप क्या मानते हैं? किसको सनातन मानते हैं आप? किसको आप हिंदुत्व मानते हैं? क्या है सनातन? मैं तो सिर्फ चंद्रशेखर यादव जी और जगदानंद सिंह के बयानों की बात कर रहा हूं। और ये विवाद भी किसी बीजेपी ने नहीं शुरू किया, ये विवाद उदयनिधि स्टालिन ने शुरू किया, फिर ए राजा कूदे, पूर्णिमणि कूदे, उनके बाकी नेता कूदे, तो ये विवाद बीजेपी ने नहीं खड़ा किया है। आपके सब आरोप में मानता हूं, आप बीजेपी पर आरोप लगा सकती है, झूठे हैं, जुमला पार्टी है, झूठ बोलती है, लालू जी कहते हैं बड़का झूठी पार्टी है, मैं सब मानता हूं आपकी बात। पर मुझे बताइए, क्या फोन लगा के ये बात आप जगदानंद सिंह और चंद्रशेखर को बताएंगी कि मान्यवर ये सनातन है, ये सत्य है, यही अंतिम सत्य है? लगाइए ना फोन सारिका जी, हो सकता है चंद्रशेखर जी आपका फोन उठा ले, आप प्रवक्ता है पार्टी की। अरे आपको फोन लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिदिन मेरी बात होती है, प्रतिदिन आपने समझाया उनको, ये ज्ञान दिया कि सनातन है क्या? मेरी चंद्रशेखर भाई से बात होती है और आपने ये ज्ञान दिया उनको सारे क्या है? ये मैंने बखूबी से सुना है, मैंने देखा है, लेकिन मुझे आप बतला दीजिए ना कि आपको क्या ऐसा बुरा लगा, क्या आपत्तिजनक लगा, क्या हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है जो उन्होंने वर्णन किया? क्या टीका लगा करके, भाई चिन्मया स्वामी भी टीका लगाते हैं, आसाराम बापू भी टीका लगाते हैं, कहां हैं वो लोग? क्या टीका लगा के आप किसी स्त्री का हरण कीजिए, किसी स्त्री की अस्मिता को लूटिए, क्या ये टीका आपको परमिशन देता है? ठीक है। अरे टीका तो पुराने जमाने में लोग महाराजा युद्ध पे जाते थे, उनको विजय। अरे टीका तो लालू जी ने भी लगाया सिद्धि विनायक मंदिर में, उसका बताइए ना सारिका जी। लेकिन आज टीका तो लालू जी ने लगाया, लालू जी क्या करने वाले टीका लगा के, बताइए?
लालू जी टीका लगा के क्या करने वाले हैं, अब बताइए। हाँ तो क्या मतलब क्या हुआ, तकलीफ हो गई है क्या? लालू जी ने अगर टीका लगा लिया, अगर सारिका पासवान टीका लगा लेगी या कोई और राम या रहीम जो है अगर वो घोड़ी पे चढ़ लेगा, तो क्या इस बात से आपका सनातन धर्म, आपका हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है क्या? अभी तो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रही थी, सनातन ही सत्य है, अब आप खतरे में पड़ने की बात कर रही है। जो सत्य है वो क्या कभी खतरे में पड़ सकता है? सारिका जी, सत्य क्या खतरे में पड़ सकता है बताइए? आप ही ने कहा सनातन सत्य है, सनातन शाश्वत है। सत्य और शाश्वत कभी खतरे में पड़ सकता है बताइए? ये बीजेपी वाले क्या खतरे में डाल सकते हैं? बड़ी छोटी सी दुकान है, एक राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है और एक इनकी दुकान है। सुनिए ना दीपक जी, सनातन का राहुल गांधी दुकानदार है, ये पहरेदार है, चौकीदार है। सनातन का मतलब जो होता है ना, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे एक दूसरे को बांटना नहीं होता है। जात के नाम पे तो आप बांटते हैं, धर्म के नाम पर इकट्ठा करते हैं। आप अपना ही पॉलिटिकल नैरेटिव उल्टा कर रही हैं। मानते हैं अरे जात के नाम पर आप बांटते हैं, धर्म के नाम पे इकट्ठा करते हैं। पेशाब कर दीजिए, वो क्या आपको सनातन धर्म है आपका सिखाता है? आप मुझे सिर्फ जवाब दीजिए ना सारिका जी, इतनी जल्दी पलट गई हैं आप। नाम पे जिसको आप सत्य और शाश्वत बता रही थी, किसी के दलित के माथे पे पेशाब करता है तो क्या वो सनातन धर्म है? क्या अगर दलित महिलाओं को नंगे करके घुमाया जाए तो क्या वो सनातन और हिंदुत्व का आप ये है आईना है वो? आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सनातनी है, आप क्या कर रहे हैं? आप भी जाइए घंटा बजाइए ना, आप क्यों स्टूडियो में बैठ के वाच रहे हैं? अगर सनातन का मतलब सिर्फ घंटी बजाना है, कलश उठा के घूमना है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटना है, तो आप मुझे बताइए ना, आप कैसे सनातन हैं और किस सनातन को आप मानते हैं? मैं तो सनातन हूं और मैं सनातन धर्म का मतलब त्याग, बलिदान और एक दूसरे से प्यार को मानती हूं, जो मुझे नहीं लगता है कि सनातन और हिंदुत्व के नाम पे जो आज जिस तरीके की गंदी राजनीति लोग कर रहे हैं, इसे मैं कतई सनातन नहीं मानती। सारिका जी, मैं क्या वाच रहा हूं, चलिए मैं आपको एक जवाब देता हूं। सनातन ना कर्म पर आधारित है और मैं अपना कर्म कर रहा हूं। मैं पत्रकार हूं, अपनी बात कहना, लोगों से सवाल पूछना, उनसे जवाब लेना, ये मेरा धर्म है और मैं उसको कर रहा हूं। यही मैंने धारण किया हुआ है पत्रकार के तौर पर। 3 किलो राशन की लंबी लाइनों में खड़ा करते रहे प्रेम शुक्ला जी, 3 किलोमीटर लंबी राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। बात हम सनातन की कर रहे हैं, आगे राजनीति यहाँ पर। अब सारिका जी जवाब सुन लीजिए ना। प्रेम शुक्ला जी, ये आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं, आप धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, आप लोगों पर पेशाब कर रहे हैं, आप दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, ये सब आपके धर्म के कारण हो रहा है। अच्छा, ये मुझे कृपा करके बताइए, क्या ये सत्य नहीं सनातन को सत्य मानती हैं और सत्य को सनातन मानती हैं, तो क्या यह सत्य नहीं है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव चारा चोरी के केस में सजा याफ्ता हैं? ये सत्य नहीं है कि लक्ष्मणपुर बातें जैसा जाति हिंसा लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में वो जो जाति देखकर एक जाति विशेष के लोगों को दूसरी जाति विशेष के लोगों ने घेरकर जिंदा जला दिया और लालू प्रसाद यादव ने उसमें से एक जात्यांध व्यक्ति को जो जातिवाद में अंधा होकर लोगों के प्राण लेने का दुष्कर्म कर रहे थे, ऐसे एक व्यक्ति को उन्होंने सजा नहीं दिलाई? क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं कि नौकरी देने के नाम पे जमीन घोटाला श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार ने किया? क्या यह सत्य नहीं है कि यादव विशेष, यादव जाति के लोगों के लिए विशेष तरह का जातिवादी प्रावधान श्रीमान लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में कर रखा है? क्या यह सत्य नहीं है? क्या यह सत्य नहीं कि जगदानंद सिंह जिस टीके का विरोध कर रहे हैं, कृपा करके बताइए कि वही टीका श्रीमान लालू प्रसाद यादव जो जातिवाद के सबसे निकृष्टतम राजनीति करने के लिए कुख्यात रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के लिए सजा याफ्ता है, जिन्होंने जो है मुस्लिम यादव जो है माई समीकरण के नाम पर बिहार को विकास के बजाय विनाश के गर्त में ढकेलने का कुकर्म किया हुआ है, उन लालू प्रसाद यादव की पार्टी के जगदानंद सिंह जब टीका वालों को कहते हैं कि इन्होंने विनाश किया, तो जंगल राज के टीका वालों ने लाया था। लालू प्रसाद यादव टीका लगा लिए थे इसलिए जंगल राज कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव टीका लगा लिए थे इसलिए अपहरण जो है वो बिहार का सबसे बड़ा उद्योग बन गया था। लालू प्रसाद यादव टीका लगा लिए थे इसलिए चारा चरने लगे। लालू प्रसाद यादव टीका लगा लिए थे इसलिए लक्ष्मणपुर बातें का कांड हो गया। कृपा करके बताइए ना, इसका भी जरा उत्तर देते हुए जाइए। बताइए सारिका जी। बिल्कुल, देखिए इनकी तमाम बातों से इनकी पीड़ा झलक रही है। इन्हें गवारा नहीं है कि एक पिछड़ा, एक दलित माथे पे टीका लगाए। इनकी सारी बातों का सार यही है जो मैं बार बार कह रही हूं।
ये तो जिस तरीके से सनातन के नाम पे लोगों को प्रताड़ना देना ही ये सत्य मानते हैं। क्या सत्य ये नहीं है कि देश के सुनिए ना सर, आप लोग सत्य नहीं सुनते हैं। अरे सत्य सुन लीजिए, सारिका पासवान आपको सत्य सुना रही है, आपका चेहरा दिखा रही है। सारिका पासवान आपको सत्य सुना रही है, जगदानंद सिंह जो है ताकत रखिए। वो चारा चोर है कि नहीं लालू जी, ये बताइए सत्य है कि हिंदुत्व धर्म का लालू यादव चारा चोर है, सत्य है कि मर्यादा में रह करके सत्य सीधा सवाल है, यहाँ वहाँ क्यों जा रही है? क्या ये सत्य नहीं है कि देश चारा चोर है कि लालू यादव? मेरा सीधा सवाल है, क्या ये आप यहाँ बाएं साएं क्यों बक रही हैं? कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख रुपए हर के खाते में जाएंगे। क्या ये इतना हताश होने का क्या कारण कि देश का प्रधानमंत्री ये कह के लोगों से वोट लिया था कि 2 करोड़ नौकरियां जो हर साल देंगे? क्या ये फरेब और ये जुमलेबाजी नहीं है कि उन्होंने कहा था देश की जनता के अच्छे दिन लाएंगे? क्या ये झूठ और फरेब नहीं है कि उन्होंने देश की जनता को कहा था कि 40 रुपए वाला पेट्रोल जो है वो 20 रुपए में दिलाएंगे? क्या ये झूठ और फरेब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ये झूठ ये छल बोला था कि देश की बेटियों की अस्मिता की रक्षा करेंगे? लगातार देश में बहन और बेटी की अस्मिता चारा चरिए। क्या ये फरेब, क्या ये झूठ, ये शर्म आना चाहिए। मैं तो कहूंगी जो लोग सनातन और धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे बहन और बेटियों की अस्मिता लुटते हैं, उस देश में जहां माता की पूजा होती है, मां दुर्गा की पूजा होती है, जिस देश में भारत माता को माता कहा जाता है, उस भारत माता के देश में माता और बहनों की चीरहरण करने वाले कभी भी सनातनी नहीं हो सकते हैं। शर्म कीजिए, आप लोगों के लिए तो चुल्लू भरपानी है, डूब मरना चाहिए आप लोगों को। जिस भारत माता की धरती पे आप रहते हैं, उसी भारत माता की धरती पे माता और बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनकी अस्मिता को लूटा जा रहा है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। अरे आपसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो गए आप, बताइए ना। 50,000 करोड़ का जो मुद्रा पोर्ट पे सजा याफ्ता कौन है भ्रष्टाचार में? बताइए। लालू यादव चारा चोरी की सजा याफ्ता है कि नहीं? अडानी के बारे में बताइए। लालू यादव चारा चोरी की सजा याफ्ता है कि नहीं? सारिका जी, हम सनातन की बात कर रहे हैं जिसको आप खुद सत्य कह चुकी हैं। आपने अपने पार्टी में मिलाया और आज आप उनके पैर पूज रहे हैं। क्या सारिका जी, हम सनातन पर बात कर रहे हैं, हम सनातन पे यादव चारा चोरी की सजा याफ्ता है कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? हम सनातन पे बात कर रहे हैं सारिका जी, हम सनातन पे बात कर रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव, ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव है। प्लीज आप जवाब दीजिए। लेके चला जाऊंगा और पूरी देश की जनता को 3 किलो राशन की लंबी लाइन में खड़ा कर दूंगा, उस पे बात कीजिए ना। उस पे क्यों नहीं बात करते हैं? ठीक है, संगीत रागी जी। चारा चोरों की निगाहें भी खराब है क्या? संगीत रागी जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, कमजोर हो गई। मेरा बड़ा सीधा सवाल है। भ्रष्टाचारी, जुमलेबाजी और देश को धोखा देने वाले, छल करने वाले लोग, वो पहले अपनी जो कहते हैं गिरबान में झांक के दिखा लें, जो सनातन और हिंदुत्व के नाम पे देश की जनता को ठगने का काम किया है। अरे आप में और लालू यादव चारा चोर, जिसने राबड़ी यादव नौकरी खोर, हरण किया था, और जिस तरीके से आप सनातन और हिंदुत्व के खानदान चोरकट है, साधु और संतों की जो कि देवात्मा माने जाते हैं, उनकी भेष और भूषा आप अपना करके देश की जनता और महिलाओं की, बेटियों के आपने माना ना राम और रावण। अरे सारिका जी आपने कहा ना भगवान राम, सारिका जी आपने कहा ना भगवान राम, तो राम भगवान का मंदिर बनवाने के लिए आडवाणी जी निकले थे, तो काहे रथ रोक लिया था? अगर आपको इतनी जानकारी थी कि भगवान ने राम ने रावण को क्यों मारा, काहे रोक लिया था उनका रथ भाई? उसी के बाद तो अल्पसंख्यकों के चैंपियन बने थे लालू जी। बता दीजिए ना मुझे, काहे रोक लिया था राम रथ, जब सनातन शाश्वत था, सनातन सत्य था। ये धर्म के नाम पे अगर कोई एक दूसरे से नफरत करना सिखाएगा, एक दूसरे को काटने की बात करेगा, तो निश्चित रूप से उसे रोकने के लिए हमें भी खड़ा होना चाहिए और आपको भी खड़ा होना चाहिए। दीपक जी, ये आपका भी फर्ज बनता है कि एक जिम्मेदार पत्रकार की ये भी जिम्मेदारी होती है कि देश की अखंडता खंडित ना हो, देश में शांति बनी रहे। ये हमारी और हमको, मुझे लगता है कि देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब, फिर मैं बहस में आगे बढ़ूंगा। मैं मतलब शाउटिंग मैच बना दूं, ये भी ठीक नहीं है। प्रेम शुक्ला जी 20 सेकंड का जवाब। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने एक पहली इस देश में अल कायदा का पहला अभियुक्त पकड़ा गया, उसका नाम था अफरोज। मुंबई में पकड़ा गया था, एमएन सिंह के कार्यकाल में पकड़ा गया था। 2002 की घटना है, उसको 2001 की घटना, और 2002 के कॉरपोरेशन चुनाव में वो राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी था। तो अल कायदा के, इस्लाम के झंडे के तले आओ या मर जाओ,
ये तो अलकायदा का नारा है। तो अलकायदा के व्यक्ति को लालू प्रसाद यादव जब टिकट देते हैं तो उनकी बेशर्मी है, बेहयाई है, पाखंड है, क्या है जरा बताइए। ठीक है सारिका जी, इसका एक सारे जवाब देना। प्रोफेसर संगीत रागी जी, ये हो क्या रहा है? मैं समझता हूं कि डीएमके की अपनी पॉलिटिक्स है, वहां पे एंटी ब्राह्मणिज्म चलता है, वहां के पॉलिटिक्स का फ्लेवर है, इसलिए ए राजा भी ये बयान दे देते हैं, उदयनिधि स्टालिन भी दे देते हैं। और तो और सोचो, करुणानिधि जी ने स्टालिन का नाम स्टालिन रखा। स्टालिन कौन था हम सब जानते हैं। अब मुझे ये बताइए, लेकिन कांग्रेस इस बात पर क्यों खामोश है? प्रियंक खड़गे क्या बोल गए? कांग्रेस को नहीं पता कि भाई हिंदी हार्टलैंड में ही उसको अपनी जगह बनानी है, अगर ये सनातन का विरोध रहा तो? बताइए, मुझे समझाइए क्या राजनीति है इसके पीछे, फिर मैं प्रणय मेरा जी के पास जाऊँ। देखिए दीपक, देखिए सारिका जी, आप लगातार बोलिए, थोड़ा दूसरे मेहमानों को भी प्लीज। प्रोफेसर रागी मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, संगीत रागी जी से सवाल। दीपक जी, अच्छा ओके। देखिए दीपक जी, जो डीएमके पार्टी है वह रिलीजन में विश्वास नहीं करती है, और उसने, उनके मंत्री ने बहुत साफ कहा कि इंडिया के गठबंधन जो बना है वह सनातन का में सुधार के लिए नहीं है, सनातन का समूल नाश करने के लिए बना है। और एक बात मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि 1976 से लेकर के अब तक 5 लाख किलो सोना, ध्यान दीजिएगा आपके दर्शकों के लिए, 5 लाख किलो सोना तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों से छीन करके उनको मोनेटाइजेशन एक्ट के तहत गला करके जमा कर दिया गया है। उससे 11 करोड़ रुपए जो है वो इंटरेस्ट के रूप में सालाना आता है, और उस पैसे से क्रिश्चियन मिशनरियों की सेवा में भी लगाया जाता है, अन्य सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में भी लगाया जाता है। करीब 44,000 मंदिर, और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये तमिलनाडु की सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट में एक केस के रिप्लाई फाइल किया है। ये वो केस हमारा ही केस था, हम ही लोगों का केस था, सेविंग टेम्पल केस। तो 44,000 मंदिरों के में से कम हजारों ऐसे मंदिर हैं जहां उनके, वहां पहले औषधालय चलते थे, विद्यालय चलते थे, शिक्षक और छात्र पैदा होते थे वहां से। वहां पर आज 2 शाम की भगवान की आरती भी नहीं होती है, पूजा का प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जाता है। ये दुर्दशा है तमिलनाडु के मंदिरों की, और इस डीएम की सरकार ने किया है। अब चले आइए, ईस्ट कोस्ट रोड पर रोहिंग्या बसते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान बसते हैं। तो मेरा तो एक ही सवाल है, जो डीएमके का एजेंडा है वह हिंदुओं के समूल नाश का है, और हिंदुओं का समूल नाश, सनातन का नाश तो तभी संभव है जब हिंदुओं को मारा जाए, या उस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया जाए कि वो मजबूरन इस्लाम या क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लें। ये अब सही बात कि कांग्रेस इस बात पर क्यों नहीं बोलती है। जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें एक डिवीजन ऑफ वर्क हो चुका है, कार्य विभाजन। उसमें 2 काम हो रहा है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर यादव, ऐसे लोग, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने सारे अपने अपने एक गुर्गे छोड़ रखे हैं, जो बेशर्मी से, बड़ी नीचता से हिंदू समाज को, हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को गाली देते हैं। ये सवाल जब उनके बड़े नेताओं से पूछा जाता है, हालांकि इसमें तो स्टालिन ने साफ साफ अपने बेटे के साथ खड़े हो गए, लेकिन जो है वह, यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी कहा कि यदि मोदी का राज आने का मतलब सनातन का राज हो गया 2024 में, यानी क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सनातन से घृणा है? क्या सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ये जानबूझ करके, ये सोनिया गांधी जी की राजनीति के लिए अपने आप खतरनाक है, जिन पर जो आरोप लगाया जाता है भारतीय राजनीति में कि वो वेटिकन के एजेंडे को भारत के अंदर प्रस्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो एक प्रकार से यदि खामोशी गांधी परिवार का रहता है तो राजनीतिक तौर पर उनके लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी। राहुल गांधी जो जाकर के, मैं 2-3 बातें और जोड़ देना चाहता हूं कि उनके क्यों ऐसा कहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो कार्य विभाजन है, जैसे ही हम हिंदुओं को गाली देंगे तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बहुत कंसोलिडेट होगा,
और दूसरी बात, 2019 के चुनाव के पहले आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग सुना था कि हिंदुओं को तोड़ो, मुसलमानों को जोड़ो। ये राजनीति यदि तुमने साध ली, और आपको याद होगा कि राहुल गांधी से मुसलमानों ने स्वयं सभा में कहा था, एक इंडोर मीटिंग हुई थी 2019 के चुनाव पे, उन्होंने कहा कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाइए, हिंदुओं के वोट बैंक को तोड़िए, हम तो आपके हैं ही। और उन्होंने खुल करके कहा हम मुसलमानों के साथ हैं। तो इस राजनीति को समझने की जरूरत है, यह देखना है हिंदू समाज इसका प्रतिकार कैसे करता है। बस 10 सेकंड और बात है, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव नहीं है, यह 2024 का चुनाव भारत का चुनाव है। और भारत के हारने का, यदि भारत हारता है तो भारत के लिए आंशिक इस्लामीकरण का जो रास्ता पहले से कांग्रेस ने तैयार किया था, आंशिक क्रिश्चियनाइजेशन का रास्ता तैयार किया था, वो रास्ता फिर से खुल जाएगा जो 2014 के बाद बंद हो गया था। इसलिए हिंदुओं को देखना है कि वो अपने सनातन धर्म, वो अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए कितनी शिद्दत से आकर के ठीक है, खड़े। मैं आगे आपसे बात करूंगा। ये वही हो गया कि भाई हम हिंदूवादी पार्टी हैं, हिंदुत्ववादी, पर आप पर भी तो कई आरोप लगते हैं संगीत रागी जी, आपके नैरेटिव पर कि आप इस्लाम के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, आप जो है मुसलमानों में घृणा पैदा कर रहे हैं। ये इस एजेंडे पर भी आऊंगा। पटनायक मेहरा जी, मुझे बताइए, क्या सनातन को बंद करने को लेकर इंडिया में सहमति बन चुकी है? ये दावा करते हैं डीएमके के एक मंत्री जो करुणानिधि और स्टालिन साहब दोनों के बहुत नजदीक है, पूर्णमणि जी। दीपक जी, इंडिया अलायंस बहुत सारी पार्टियों का एक गठबंधन है जो कुछ विचारधाराओं के चलते साथ आया है। हम सभी में एक सम्मान, एक विषयों पर एका बना है कि इन विषयों को लेकर हमें बीजेपी और उससे जुड़ी पार्टियों के खिलाफ लड़ना है। इन सभी विषयों में सनातन धर्म का किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं बयान क्यों आ रहे हैं? बोल दीजिए बयान गलत है, नहीं देना चाहिए डीएमके को। तो एक जिन्होंने ये बयान दिए वे उनकी व्यक्तिगत राय है। और ये कैसे व्यक्तिगत राय हो सकती है सर? वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सहमति बन गई इस बात पर, ये आप कह रहे हैं व्यक्तिगत राय है। देखिए विनय जी, देखिए दीपक जी, किसी पार्टी का छोटा नेता कार्यकर्ता आकर अगर मंच पर या कैमरे के सामने कुछ बोल जाता है, स्टालिन के बेटे तो जो उनके क्राउन प्रिंस हैं, जो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, स्टालिन के बेटे उदयनिधि, वो कह रहे हैं, ए राजा जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, इतने बड़े नंबर 2 के नेता हैं डीएमके में, वो कह रहे हैं। पूर्णमणि जो करुणानिधि के खास सलाहकारों में थे, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं छोटे मोटे नेता। गजब है भाई। उदयनिधि जी, एक सेकंड, मेरी बात पूरी, मुझे मेरी पूरी बात बोलने का मौका दीजिए। जब कोई और बोल रहे थे तब मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ ठीक है, बोलिए। उदयनिधि जी ने जो कहा वो उनकी व्यक्तिगत राय है। क्या ये इंडिया के मंच से राय दी गई है? वो डीएमके पार्टी के मंच से राय दी गई है। इंडिया के मंच से अगर ऐसी कोई बातें कही जाती है तो इस पर आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, और उसका उत्तर मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछकर निश्चित रूप से दूंगा। हाल फिलहाल मेरा सीधा तर्क यह है कि ये वाला जो वाक्य उदयनिधि जी ने दिया वो 4 या 5 सितंबर को दिया। आज हम 13 सितंबर में बैठे हैं। इस बीच यह मुद्दा हाशिए पे चले गया। क्यों? क्योंकि G20 था, हमें G20 का ढोल पूरे देश विश्व में बजाना था, मीडिया चैनल भी उसमें ऑक्यूपाई थे। अब वो G20 जबकि खत्म हो गया है और भारत देश में द्वेष फैलाने के लिए और कोई बात नहीं बच रही है, तो वापस से इसे उभार के लाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई इलेक्टोरल माइंडसेट है, नहीं तो संबित पत्रा जी आज क्यों आते? भाजपा हेडक्वार्टर से उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उदयनिधि स्टालिन ने मौका दिया, तो यही तो नैरेटिव है बीजेपी का। तो बीजेपी नहीं कूदेगी क्या? अरे कोई भजन बनाने के लिए बैठी है, उनको भी पावर चाहिए, आपको भी पावर चाहिए। तुरंत रिप्लाई करना था। भजन मंडली थोड़ी बैठी है बीजेपी। मौके पर तुरंत रिप्लाई करना चाहिए था। 7-8 दिन तक भी रिप्लाई किया भैया, तुरंत भी रिप्लाई किया। पत्रा जी कौन सी कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे? पर आज वापस से ये मौका उठा लिया। आज ये मुद्दा वापस से चर्चा पर आ गया। अरे आपकी बैठक है भैया, आज इसलिए मुद्दा चर्चा में आया गया था। पूर्णमणि का बयान आया परसों, इसलिए चर्चा में आया। आज बैठक है हमारी। क्या बैठक शुरू हो चुकी है? दीपक जी, हो चुकी है। बैठक में क्या होगा ये तो दिखा दो भाई तस्वीरें, शुरू हो गई बैठक, बताएंगे। बिल्कुल, पर बैठक में क्या बात हो रही है क्या आपको पता है? क्या मुझे पता है?
आप सिर्फ मुगालते में है कि बैठक में ऐसी कोई बात होगी। जब तक अरे मैंने कहा बैठक में ऐसी बात होगी प्रणय अजमेरा जी, मैं तो कह नहीं रहा हूँ ये बात होगी। मैं कह रहा हूँ कि डीएमके ने ये बयान क्यों दिया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। आप बोल रहे व्यक्तिगत राय, छोटे मोटे नेता बोल रहे हैं, अलग अलग पार्टी है, वो कह रहे सनातन को खत्म करने का। पार्टी का नेता नहीं हूं मैं, सनातन को खत्म करने पर सहमति बन चुकी है इंडिया में। नहीं रखते, उनको अपनी राय रखने का अधिकार है, उनकी राय गलत भी हो सकती है। देखिए सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है विद्या विनय ने शोभते, और विनय यह कहता है कि हमें दूसरे की बात को अगर हम एग्री नहीं करते हो तो हमें उसे अहिंसा पूर्वक त्याग देना चाहिए। उनकी बात को हम एग्री नहीं करते, इसलिए हम उस बात पर किसी भी प्रकार का वक्तव्य देना सही नहीं समझते। हमारी बात यह है कि हम हिंदू है, हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, हम बाकी हर धर्म का सम्मान करते हैं, और यह करने का अधिकार मेरे को भारत देश का संविधान देता है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अगर ऐसे में कोई नेता आकर किसी प्रकार का गलत या विवादास्पद बयान दे जाता है तो यह उसकी अपनी राय है। हम हर किसी की राय को क्लैरिफाई देने के लिए नहीं बैठे। अगर कि मेरी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता, मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस प्रकार की कोई बात करता है तो निश्चित से आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं वो सवाल देने के लिए, सवाल का उत्तर देने के लिए बाधित हूं। बट अगर उदयनिधि जी के मन में कुछ आ रहा है और वो बात कर रहे हैं, रे राजा जी के मन में कोई बात आ रही है और वो कह रहे हैं, तो उस बात के लिए मैं कहीं से भी उत्तर देने के लिए उत्तरदायित्व नहीं। प्रणय अजमेरा जी, आप जानते हैं टाइम बम क्या होता है? टाइम बम डीएमके के स्पोक्स पर्सन से पूछिए। प्रणय अजमेरा जी, आप जानते हैं टाइम बम क्या होता है? बिल्कुल, मैंने कई पिक्चर देखी है, मैंने कई पिक्चरें देखी है, उसमें टाइम बम को देखा है मैंने। मेरी नजरों में तो बस वही एक टाइम बम है। अगर आप कोई और टाइम बम समझते हैं तो फूट गया ना तो ये इंडिया कहां जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको। प्रणय अजमेरा जी, अगर आपकी यही राजनीति, अगर आपकी राजनीतिक समझ नैरेटिव बिल्डिंग की और बाइनरी की समझ इतनी है। देखिए दीपक जी, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है इंडिया अलायंस मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हमारी मुंबई की मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही, हमारी बेंगलोर की मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही, और आज होने वाली मीटिंग से भी निश्चित ही कुछ अच्छा बाहर आएगा, जिससे विरोधी पक्षों में धांसती है। विरोधी पक्ष डरे हुए हैं, भाजपा और उसके सहयोगी दल डरे हुए हैं, और इस प्रकार के शगुफे छोड़ के, इस प्रकार की जातीय विवाद को बढ़ावा देकर इंडिया अलायंस को बदनाम करने की अभी से कोशिश की जा रही है। प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप हाथ उठा रहे हैं, मुझे बताइए प्रणय जी, ये बदनाम कर रहे हैं आप इंडिया अलायंस को। भाई व्यक्तिगत राय तो कोई भी दे सकता है, ये कौन सी बात है प्रोफेसर संगीत रागी? इसको आप सनातन हिंदू धर्म से जोड़ दें और हिंदुओं के वोट ले लें। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की खामोशी कांग्रेस की राजनीति के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने बहुत सख्त टिप्पणी की, और उस सख्त टिप्पणी में उन्होंने कहा कि देखिए छोटे मोटे नेता ऐसे बोलते रहते हैं, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सनातन पर बहुत जो छोटे मोटे टिप्पणियाँ करके उन्होंने एक ढंग से तमिलनाडु के राजनीति को खारिज किया। अब इसका अर्थ क्या है, इसकी गंभीरता को जरा समझिए। जी नहीं, मैंने आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। सर प्लीज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उनके बारे में बात सर आप बोलिएगा ना, आप अपनी बात बोलिए, क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, क्योंकि आप डिबेट को भ्रम की ओर ले जा रहे हैं। अगर आप मेरे पर बात कर रहे हैं तो मैं अपनी बात को क्लियर करना चाहूंगा। छोटे मोटे नेता मतलब किसी मैं आपके बारे में आपके तो उसके लिए मैंने कहा स्टालिन जी का नाम उस संदर्भ में मैंने नहीं लिया है। एक मिनट, अपनी बात मुझे कह लेने दीजिए। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी जो राजनीतिक पूंजी है वो कांग्रेस के पराभव पर निर्भर है। कांग्रेस को घटा करके, कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस को पराजित करके आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। और आपने देखा होगा कि वो राजस्थान में भी चुनाव लड़ने के लिए सीटों पर दावा ठोक चुकी है, मध्य प्रदेश में भी सीटों का दावा ठोक चुकी है। तो जो आज जो है बैठक में शरद पवार जो कह रहे हैं, शरद पवार की तो उनकी अपनी ही भूमिका पर संदेह है। और देखिए, जब ये निगोशिएशन होगा, कल से बात चल रही थी कि सीटों का शेयरिंग होगा, सीटों के जब बंटवारे की बात होगी तो केंद्र में जो लोकसभा की सीट होगी और राज्यसभा सीट दोनों पर एक साथ ही फैसला होगा। क्योंकि ये बात इनको पता है, जब दोनों के एक साथ फैसला हो गए यानी कि बात बारी आएगी तो ये तय कर पाना इनके लिए बहुत ही असंभव सा काम होगा। क्या बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सीपीएम को स्पेस देने के लिए तैयार हैं, जिसको पराजित करके और जिसको राजनीतिक तौर पर पीट करके वो खड़ी हुई है? कांग्रेस के साथ तो उनका समझौता हो सकता है, लेकिन क्या सीपीएम के साथ खड़ा हो सकता है? क्या सीटों के समझौते में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर किस प्रकार से एडजस्टमेंट करेगी?
सर प्लीज अपनी समय बात कर लीजिएगा ना, हम क्यों बीच में आ रहे हैं? जब कश्मीर में आप अपनी समय कर लीजिएगा, हम बीच में आपको नहीं बोलेंगे। तो बाकी अलायंस में क्या तकलीफ हो रही है आपको? सर हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो इसका विश्लेषण कर रहा हूं। पीडीपी और बीजेपी की इसलिए संभावना बनी क्योंकि चुनाव के पश्चात उनको सरकार में जाने की बारी आई थी और भारतीय जनता पार्टी को पता लगा कि जब तक हम सरकार के अंदर नहीं घुसते हैं तब तक क्या वहां की वस्तुस्थिति है, हम राजनीति में बाहर रहे हैं, सत्ता से बाहर रहे हैं, तो एक बार जरा देखें तो सही। और जब भारतीय जनता पार्टी घुस करके देखी तो उसको पता लगा कि 370 खत्म किए बगैर कश्मीर में की स्थिति ठीक ही नहीं हुई हो सकती है, और उसका निष्पत्ति आपने देखा कि तुरंत 2019 के बाद कर लिया। तेलंगाना में बीजेपी एआईएमआईएम के साथ अलायंस कर ले, चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद के अलायंस के लिए आप क्या बात कर रहे हैं? किसी जमाने में एनसीपी बीजेपी को पसंद नहीं थी, सर मैं इस एक गढ़ बीजेपी के साथ है, तो सर मैं के ऊपर किसी भी प्रकार की सर मैं इस संभावना से मना नहीं भी देखें, अपने घर को भी देखें, जब जिसके सर मेरा घर ही नहीं है सर, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। अरे सर मैं तो उस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं तो संभावनाओं को लेकर के विश्लेषण कर रहा हूं। हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, एज ए विश्लेषक बात करता हूं, मैं प्रोफेसर हूं, थोड़ा समझिए इस चीज को, और मैं विश्लेषण कर रहा हूं। यदि उस विश्लेषण में कोई खामी है तो ये बताइए। मैं कोई गली का राहगीर का चलता हुआ कोई इस प्रकार का नेता नहीं हूं। क्यों करते हैं विश्लेषण? विश्लेषण आप सभी का मैंने तो कहा, मैं तो कह रहा हूं कि तो वो आपको तकलीफदायक है, पर बीजेपी अगर किसी के साथ अलायंस करती है तो आपको मैं बताऊं शरद पवार के राजनीतिक चरित्र क्या है? शरद पवार का राजनीतिक चरित्र क्या है? शरद पवार का राजनीतिक चरित्र क्या है आप बता सकते हैं? शरद पवार की राजनीतिक चरित्र क्या है बता सकते हैं? जब आपके बारे में यह टिप्पणी कर दूंगा तो आपको बहुत कष्ट लगेगा। अरे भाई वो कोऑपरेटिव माफिया के तौर पर काम करते हैं महाराष्ट्र की किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। हमारे सर्वोच्च नेता के क्या, हमारे सर्वोच्च नेता को जनता कितना मानती है वो आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा। और अगर आने वाले चुनाव तक के लिए आप इंतजार नहीं कर सकते तो आज महाराष्ट्र राज्य की गली गलियों में घूमिए, शहर शहर में घूमिए, अलग अलग जगह जाइए, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ घूमूंगा, मेरे महाराष्ट्र राज्य का दौरा मैं आपको साथ में करवाऊंगा। चलिए मैं प्रेम शुक्ला जी के बाद चलता हूं। उनकी हालत संगीत रागी जी कंक्लूड करिए प्लीज। जी आज शरद पवार की हालत, एक कहावत है बिहार में, डगरे का बैगन, जैसे एक डगरे से दूसरे डगरे में, एक थैली से दूसरे थैली में भटक रहा है, वो आज स्थिति जो है वो शरद पवार की है। दीपक जी, वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले के राजनीतिक कद को बचा सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, प्रणय अजमेरा जी आप बोल दीजिए, एक लाइन आप भी आप जोड़ दीजिए। देखिए दीपक जी, आप मेरे को मौका दे रहे हैं, मैं किसी के बीच में बोलना सही नहीं समझता, ये डिबेट के खिलाफ, डिबेट की मान्यताओं के खिलाफ मुझे लगता है। बट अगर आप कोई दूसरा डिबेट में कोई दूसरा पार्टिसिपेंट किसी सर्वोच्च नेता के खिलाफ टिप्पणी करता है तो उसे उसकी भाषा संयमित रखनी चाहिए। खिलाफ टिप्पणी नहीं की उन्होंने, अपना विश्लेषण किया प्रणय जी, उन्होंने कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहावत का इस्तेमाल किया। प्रणय जी आपको अभी तो लोगों को यही नहीं पता, उद्धव ठाकरे खुद कहते हैं, उद्धव ठाकरे जी खुद कहते हैं शरद पवार ज्यादा बीजेपी की मदद करे, उद्धव ठाकरे के बयान है। प्रेम शुक्ला जी कहा है कि नहीं, उन्होंने शंका जाहिर की है कि नहीं शरद पवार पे, बताइए। कहा नहीं, सामना में लिख के कहा है, सामना में संपादकीय लिखी, लगता है अजमेरा जी पढ़े नहीं है। सामना नहीं पढ़ते अजमेरा जी, पढ़ते अजमेरा जी सामना? जी नहीं, सामना हमारे घर में नहीं आता है तो सामना पढ़ नहीं पाता हूं, पर अगर कोई जानकारी तो आप मुझे दीजिए, मैं चेक करने की कोशिश करूंगा। यह भी सनातन धर्म का एक मूल सिद्धांत है कि अगर आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान सामने से अर्जित कर ले। बस मेरा सनातन धर्म मुझे तो यही सिखाता है। तो आप लोगों को क्या सिखाया? एक टेलीफोन उदयनिधि स्टालिन को भी कर दीजिए ना कि सनातन से सीख लें, वो लगा दीजिए। प्रणय जी क्या दिक्कत है, एक टेलीफोन खाली। भाई साहब सारिका जी तो कर ही नहीं रही चंद्रशेखर यादव को फोन, ना जगदानंद सिंह को कर रही है। वो कह रही है सनातन शाश्वत है, सनातन सत्य है, पर जगदानंद सिंह को नहीं समझाएंगी, साथ में वो चंद्रशेखर यादव को भी नहीं समझाएंगी, दोनों को नहीं समझाएंगी। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, क्या क्या लिखा है सामना में संपादकीय? देखिए, सामना में श्रीमान शरद पवार ने अजीत पवार से, अपने भतीजे से अजय चोरडिया जो बिल्डर हैं पुणे के, उनके घर पर मुलाकात की
तो सामना ने विशेष संपादकीय लिखकर शरद पवार के चरित्र पर संशय प्रकट किया। श्रीमान संजय राउत ने शरद पवार के चरित्र पर टिप्पणी की, उद्धव ठाकरे की टिप्पणी आई, अब कांग्रेस की टिप्पणी, नाना पटोले की टिप्पणी आई, अशोक चौहान की टिप्पणी आई। पृथ्वीराज चौहान ने तो यहां तक कह दिया कि शरद पवार डील क्या कर रहे हैं, सुप्रिया सुले के लिए मंत्री पद मांग रहे हैं, ये पृथ्वीराज चौहान ने कहा। तो कृपा करके मुझे बताइए कि आपके सर्वोच्च नेता आदरणीय परम आदरणीय शरद पवार को लेकर पृथ्वीराज चौहान उनको इस तरह से जो है अविश्वसनीय क्यों कह रहे हैं? आपके जो है गठबंधन के साथी श्रीमान संजय राउत, जो कल तक शरद पवार की आरती उतारते थे, बलाएं लेते थे, वह जो है श्रीमान शरद पवार के ऊपर संदेह क्यों कर रहे हैं? जिन उद्धव ठाकरे को शरद पवार मार्गदर्शन किया करते थे, वो उद्धव ठाकरे शरद पवार के अजीत पवार अपने भतीजे से मिलने पर उनके चरित्र पर आशंका क्यों प्रकट कर रहे हैं? ये प्रश्न है। ठीक है, बताइए प्रणय मेरा जी, क्या कहेंगे आपकी विशेष टिप्पणी? दीपक जी, प्रेम शुक्ला जी मेरे मित्र हैं, मुझे लगता है पहले यह भी शिवसेना से जुड़े हुए थे और शायद यह शिवसेना कल्चर से वाकिफ नहीं थे, इसलिए आज भाजपा में प्रवेश। दोपहर का सामना का कार्यकारी संपादक, सामना अखबार से आप खुद भी जुड़े हुए थे, बराबर है। सामना अखबार में इस प्रकार की अगर कोई राजनीतिक गतिविधि होती है तो उस पर टिप्पणी की जाती है, उसमें संपादकीय आता है, एक वह अखबार की अपनी एक प्रतिक्रिया होती है। हमारे देश में राइट टू शिवसेना का मत माना जाता है। हम सभी एक दूसरे की बोलने की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। यह बात हो गई, इस बात को लेकर कम से कम 1 से 2 हफ्ते हो गए। प्रेम शुक्ला जी को भ्रमित करने की एक आदत है। प्रेम शुक्ला जी, आप ये क्यों नहीं बताते कि कल उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी दोनों ही कर रहे हैं हमारे सर्वोच्च नेता, आपने जैसे कहा, आपके शब्दों को पलटा रहा हूं, आपके शब्दों को बता रहा हूं, आदरणीय परम आदरणीय शरद पवार साहब, ये आप ही ने कहा और मैं तो ये मानता हूं, आपके शब्दों का सम्मान करता हूं। परम आदरणीय पवार साहब के निवास पर गए, उनसे बातें की, उनसे चर्चा की और आगे आने वाली इंडिया अलायंस की मीटिंग के विषय पर काफी सारी बातें की। तो आप क्या करते हैं? आधा सत्य बताते हैं और इससे आपको लगता है कि आप भ्रम की स्थिति पैदा करने में सफल होंगे। मुझे लगता है इस प्रकार के प्रयास आपने नहीं करने चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रयासों से भ्रम हमको नहीं, संजय राउत और उद्धव ठाकरे को हो जाता है। ये पृथ्वीराज चौहान किसी प्रकार का भ्रम नहीं, संजय राउत जी और उद्धव जी, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान बयान क्यों देने लगते हैं? हमारी एकता से बात कर ले, टेलीफोन पर बात कर ले, आपकी सबसे बड़ी तकलीफ का कारण है। संवाद नहीं है क्या? अरे ये एकता तरीका है, दूसरे को जूतों पर बाजार करना, ये सबसे बड़ी तकलीफ का कारण है। मतलब बीजेपी के दो नेता अगर मिलते हैं, बीजेपी के 2 नेता अगर मिलते हैं तो आप कहेंगे कि टेलीफोन में बात कर लेते हैं। गदालत्ती होगी, गजब कर दी प्रेम, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। गजब अजमेरा जी, गदालत्ती को अगर आप एकता कह रहे हैं तो गजब है। ठीक है, मैं सारिका पासवान जी के लिए चलता हूँ। सारिका जी, गालियां देके करेंगे, सारिका एक दूसरे को अविश्वसनीय कह के करेंगे। सारिका जी बताइए, चंद्रशेखर यादव जी जगदानंद सिंह को बताएंगे कि सनातन सत्य है, सनातन शाश्वत है, सनातन से ही षष्ठी है, षष्ठी कैसे बनी ये भी सनातन समझाता है, सिखाता है। देखिए, राहुल जी ने भी वेद और गीता सब पढ़ लिए हैं, उपनिषद भी पढ़ लिए हैं। चंद्रशेखर जी को भी पढ़ाइए, थोड़ा सा जगदानंद सिंह को भी पढ़ाइए। एक जरा उनको बुला कर बुलाओ। जी दीपक जी, अभी मैंने सुना नहीं, बट हमारे कोई भाई बोल रहे थे कि 2024 की लड़ाई जो है वो भारत की लड़ाई है। उनकी इस वक्तव्य के बाद मुझे एक गाना याद आ गया कि किताबें तो तुमने बहुत से पढ़ी है, क्या कभी संविधान भी पढ़ा है? अरे पहला दूसरा भी पेज पढ़ लिए होते तो आपको पता चल जाता इंडिया दैट इज भारत। और मुझे समझ में नहीं आता जो लोग मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया और ना जाने क्या क्या नारे जिन्होंने दिया, आज इंडिया के नाम पे आपका इतना ऐतराज है, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं पूछना चाहती हूँ, सनातन और हिंदुत्व का जो लोग कहते हैं कि मैं चलने वाला हूँ, और ये आप बताएंगे क्या सनातन होने के 4 लक्षण, सिर्फ 4 लक्षण मुझे बतला दीजिए। प्रेम शुक्ला जी है ना यहाँ पे, वही बतला दीजिए कि सनातन होने के 4 लक्षण क्या है, तो शायद मैं आपको बतला दूं कि मैं सनातन हूँ या नहीं हूँ।
4 लक्षण बतला दीजिए, सनातन होने का क्या बीमारी लक्षण के है, होते प्रेम हैं? जी जरा बता दीजिए लाइव में। लक्षण बीमारी के होते हैं। लक्षण, अरे लक्षण अरे क्यों नहीं? शब्दों अरे का चयन, शुभ लक्षण लक्षण भी बीमारी के होते हैं। दीपक जी, शुभ लक्षण भी होते हैं, अरे शुभ लक्षण भी होते हैं। लक्षण से देखिए, जिनके अंदर नकारात्मकता भरी रहेगी, लक्षण एक नकारात्मक शब्द है सारिका जी, इसलिए बोल रहे हैं। हम तो लक्षण शुभ और अशुभ दोनों मानते हैं। तो आप सिर्फ बता दीजिए ना कि आप जो सनातन है उसके सनातन के 4 आप बता दीजिए, क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या लक्षण होते हैं, क्या भाव होते हैं? अरे सिम्टम बीमारी के होते हैं मैडम, क्या मानते हैं आप? अरे सनातन का अर्थ आप क्या मानते हैं? अरे नहीं, सुनिए ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर यही पूछता है क्या सिम्टम्स है आप में? हर चीज नकारात्मक दिखाएंगे। देखिए ग्लास में जब आधा ग्लास भरा हो ना, तो जो देखने का जो होता है ना, वो 2 तरह से लोग देखते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि गिलास आधी खाली है, लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो देखते हैं कि ये ग्लास जो है ना आधी भरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, इतनी नकारात्मक उनके अंदर भरी पड़ी हुई है कि वो जो सनातन और हिंदुत्व और धर्म और जात और ऊंच और नीच के नाम पे वो देश में बंटवारा करने की राजनीति करते हैं। इनसे अगर आप सकारात्मकता पूछ लीजिए कि आपका मुद्दा क्या है, आप किन मुद्दों पे आपने लोगों से वोट लिए थे और क्या आपका 2024 का मुद्दा है। असल में जो लोग कहते हैं भारत की लड़ाई है, मैं उनको बताना चाहती हूँ ये 2024 का चुनाव जो है वो मुद्दा बनाम मोदी होने वाला है, जिससे कि हमारे विपक्ष जो है वो बुरी तरीके से डरे, क्योंकि अच्छा ठीक है, चलिए मुद्दा बनाम मोदी हो गया। सारिका जी आपके 2 प्रमुख मुद्दा बता दीजिए जिस पे आप मोदी के खिलाफ लड़ रही हैं। कौन सा आपका पहला मुद्दा है? आप भी 4 लक्षण बता दीजिए मुझे, मुद्दों के लक्षण। दीपक जी, जिन लोगों ने कहा था कि गैस बड़ी बहन के जो दाम है उस जमाने में नहीं सुन लीजिए, नहीं भैया मेरी भी सुन लीजिए ना भैया, आपके कब से सुन रही थी? आपके वो इंडिया वाले ही हैं। मुझे टाइम दिया है तो मुझे बोल कहते हैं प्यार से इंडिया वाले, वो इंडिया वाले ही बोल रहे हो। बहन 4 बताएंगे, 4 के बाद 10 मैं बताऊंगा। मैं मेरी बहन के साथ खड़ा हूं इस विषय पे। शुक्रिया, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ मुद्दा की जो बात कह रहे हैं दीपक जी, पूरे हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, स्टालिन को, जगदानंद सिंह को, ये चंद्रशेखर यादव क्यों नहीं बता रहे? वो लोग पीटते हैं क्या? आप उनको बताएंगे क्या किसी प्रकार शुरू करें? मैं जगदानंद सिंह के सामने कह देंगे 5वें से शुरू करता हूँ, हो जाएगी। क्या डर? सुनना ही नहीं है, क्योंकि बता देते हैं हमारे इंडिया अलायंस के एकता यही बता देते हैं। क्या डर है भाई? जगदानंद सिंह का नाम लेने पे आप यहाँ वहाँ टहल रही है। ठीक है, मैं यही करूँ आज के लिए वक्त इतना ही। अफसोस आज के लिए मेरे पास वक्त इतना ही है। ज़ी न्यूज़।